हेलो दोस्तों, मैं संजय चढ़ार स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस की फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एनोड रेस के फॉर्म में। ठीक है, और ये डिस्कवरी उसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इस बार ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये किया था हमारे साइंटिस्ट थे एक ई गोल्डस्टीन ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया उस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने केवल जो कैथोड था हमारा उसको परफोरेटेड कर दिया, दैट इज़ कैथोड था उसमें होल्स, कई सारे उन्होंने होल्स बना दिए। ठीक है, तो उन्होंने कैथोड में होल्स बना दिए। फिर क्या हुआ कि हमने इसमें एक गैस ली कैथोड रे ट्यूब में, और उसमें से उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया। और जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने अप्लाई किया, तो हमें देखी कुछ ऐसी रेज़ जो एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रही थी। ठीक है, तो ये रेज़ थी पॉजिटिवली चार्ज रेज़, और इन रेज़ को नाम दिया गया एनोड रेज़। और ये माना गया कि ये जो रेज़ हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वही जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वही हमारा प्रोटॉन है। ये तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी। अभी ये देखते हैं, जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई किया, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अगर, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाकी का हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बने बचेगा। ठीक है, दैट इज़ ये कैटाइन है। तो जो कैटाइंस रहेंगे ना, कैटाइंस, जो सभी कैटाइंस क्या करेंगे, मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे वही वही बनाएंगे एनोड रेज, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट और मेक्स द एनोड रे। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ये बनाएगा कैथोड रे। ठीक है, ये एनोड की तरफ जाएंगी ये वाली रेस, मतलब जो कैथोड रेज रहेंगी ना वो कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी, और जो एनोड रेज रहेंगी वो एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि जो एनोड रेज हैं वो बनी है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, और वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगी। ठीक है, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुई। अब प्रोटॉन नाम क्यों किसने दिया, तो प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एनोड रेस को कैनल रेस भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं एनोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। जो एनोड रेस रहती है ना, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई हमने गैस ली तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो मतलब कैटाइन हुआ ना उस एटम का। और ये कैटाइन हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगा, है ना, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगा। तो जो एनोड रेज रहेंगी वो डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। वैसे ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बनाएगा एनोड रे, तो वो डिफरेंट रहेगी एनोड रे अगर उस एनोड रे से जो H+ से बनी है। तो क्या समझ में आए? तो जो एनोड रेज हैं क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, जो हमने गैस ली है उसका जो पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट है ना, पॉजिटिव पार्ट है, उससे मिलकर ही बनती है ये एनोड या कैनल रेज जिन्हें बोलते हैं। Q/M रेशियो ऑफ एनोड रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज। अब ये कैसे? ये ऐसे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी, मतलब बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और प्रोटॉन से भी कम होता है। तो ये Q/M होगा, Q/M रेशियो ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा कैथोड रेज के लिए, क्योंकि मास बहुत कम होता है। ठीक है, मास कम है तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, और जो प्रोटॉन है हमारा उसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी जो Q/M रेशियो रहेगी वो रहेगी कम कैथोड रेज से। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन था उसे प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन वॉज कैरेक्टराइज्ड इन 1990। सो 1919 में प्रोटॉन को कैरेक्टराइज किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी 1932 में। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा था वो एमिट हुए। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों बोला गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, मतलब इनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था, इन पे जीरो चार्ज था। और उसके आगे इन्होंने लगाया एक पैराफिन बॉक्स। ये एक प्रोटॉन रिच फॉयल है। ठीक है, मतलब इसमें प्रोटॉन रिच है, मतलब ये प्रोटॉन ज़्यादा है इसमें। तो जब जो पार्टिकल्स
बेरिलियम फॉयल से निकले वो हमारे न्यूट्रॉन थे। जब इन न्यूट्रॉन्स की क्लैश हुआ इस पैराफिन बॉक्स से, तो क्या हुआ, प्रोटॉन्स निकल गए। इससे क्या पता चला कि जो न्यूट्रॉन है इसका वेट ज़्यादा है प्रोटॉन से, तभी उसने ये प्रोटॉन एमिट किए ना इस पैराफिन बॉक्स से, है ना। आया समझ में कि जो न्यूट्रॉन थे वो जब क्लैश हुआ इस पैराफिन बॉक्स से, तो प्रोटॉन इसमें से एमिट हो गए। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है इसका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको इस टाइप से हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो ये टेबल एक, मुझे नहीं लगता इसे समझाने की ज़रूरत है, हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो देख लेते हैं एक बार से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नेम्स हैं। सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ई है, प्रोटॉन का स्मॉल पी है, और न्यूट्रॉन का भी स्मॉल एन है। तो ये तीनों स्मॉल हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। एब्सोल्यूट चार्ज, तो इस पर एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर क्या है, उतना ही चार्ज है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज है ना। न्यूट्रॉन जीरो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है न्यूट्रॉन। रिलेटिव चार्ज कितना है, ये था एब्सोल्यूट चार्ज कूलम में, अब ये रिलेटिव चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर -1 है ना, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर 0। मास दिया है, मास किलोग्राम्स में, इलेक्ट्रॉन का मास इतना दिया है, प्रोटॉन का इतना और न्यूट्रॉन का इतना, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा वेट का है न्यूट्रॉन, हमारा प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा है, बट ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अभी ये मास दिया है एटॉमिक मास यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है। ये एटॉमिक मास यूनिट मतलब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हैवियर है कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल, वही एटॉमिक मास यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन इतना हैवी है ना, प्रोटॉन इतना हैवी है और न्यूट्रॉन इतना हैवी है। अप्रॉक्स मास भी दिया है 011। देखिए अब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, एटम एक स्फेयर है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो उसकी सीड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ये रिसेंबल करता है एक डिश, प्लम पुडिंग, जो एक ब्रिटेन में चलती है एक डिश है, ठीक है। तो उससे रिसेंबल करता है, तो इसलिए इसको हम थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो और थॉमसन ने एक बात और बोली थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहेगा पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में, ठीक है। तो ये केमिकल न्यूट्रलिटी को तो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने ये मॉडल दिया था ना, तब इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। जैसे ही जब फर्दर एटॉमिक मॉडल्स आए, तब हमें पता चला कि थॉमसन मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट इन्होंने बोला कि जो मास ऑफ एन एटम है वो थ्रू आउट द एटम इवनली स्प्रेड है, ठीक है। बट जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल ने बताया कि जो एटम का मैक्सिमम पार्ट रहता है वो होलो रहता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। सेकंड इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। तो बट हमें रदरफोर्ड मॉडल ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक निकला। और इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब एटम कैसे स्टेबल है, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने केवल अपना मॉडल दिया। तो ये कुछ थे ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हाँ, तो अभी हमें देखना है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो विल्हेम रॉन्टजन एक साइंटिस्ट थे, आप सबको पता ही होगा, इनका नाम सुना होगा आपने। इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की थी। इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम्स किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करती है, तब ये एक टाइप की रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इन्हें तब पता नहीं था इस रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तब इन्होंने उस रेडिएशन को नाम दे दिया एक्स रे, ठीक है। जैसा मैथमेटिक्स में होता है ना, अगर हमें कोई चीज़ पता नहीं रहती तो हम उसे एक्स नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसके साथ इस रे की हमें प्रॉपर्टी नहीं पता थी, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया एक्स रे, जो अभी भी एक्स रे ही फेमस है, ठीक है, उसका नाम। और एक साइंटिस्ट थे हेनरी बेक्वेरेल, उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिसमें से रेज निकलती रहती हैं, ठीक है, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो उन एलिमेंट्स को उनने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है।
तो इस फील्ड में रदरफोर्ड काफ़ी आगे थे, मतलब रदरफोर्ड को अच्छा नॉलेज था इस फील्ड का, और रदरफोर्ड को प्रॉपर्टीज़ भी पता थी सभी टाइप की, जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज जो भी हैं इनकी उनको प्रॉपर्टी पता थी। तभी उन्होंने आगे जो एक्सपेरिमेंट किया अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने अल्फ़ा रेज को चूज़ किया, क्योंकि अल्फ़ा रेज की देखिए हाई एनर्जी होती है। अभी देखते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल, और जो गोल्ड फॉयल थी ना बहुत ज़्यादा पतली थी, मतलब इट वॉज लाइक 0.00004 सेंटीमीटर। तो इतनी छोटी गोल्ड फॉयल थी, और उस पर उन्होंने क्या किया, उस पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक बीम डाली, ठीक है। और इतनी पतली गोल्ड फॉयल लेने का के पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था कि जो गोल्ड फॉयल रहेगी ना वो अ, मतलब एक सिंगल एटम वाली एक लेयर रहेगी, ठीक है, उसमें मतलब उसमें सिंगल सिंगल एटम रहेंगे, उसमें मल्टी लेयर एटम्स नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया? ये देखिए वी कैन सी, उन्होंने ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स में उन्होंने एक छोटा सा होल किया जिसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं हमारी गोल्ड फॉयल पर। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस किए कि अबाउट 92% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे आर पार निकल गए, ठीक है, जैसे ये वाली। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए, ठीक है, एज वी कैन सी दिस। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो सीधे गए और वापस आ गए उसी पाथ से। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे। ऑलमोस्ट 1 in 20,000 रिट्रेस्ड इट्स पाथ, मतलब जिन्होंने अपना पाथ रिट्रेस किया वो बहुत कम अमाउंट में थे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल क्या होना चाहिए था कि जो सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जाने चाहिए थे आर पार थ्रू दैट गोल्ड फॉयल, बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ और ही ऑब्जर्वेशंस मिले उन्हें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये डेविएशन निकालने का है अलग अलग गोल्ड फॉइल्स के लिए, ठीक है। से एंटीटा ये डेविएशन एंगल है, या स्कैटरिंग एंगल जिसे बोलते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले। क्या कंक्लूजन थे वो, कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो हॉलो है, तभी क्या हो रहा है 92% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, है ना। मतलब क्या है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हॉलो है, ये हमारा एक कंक्लूजन था। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो कुछ जो हमारी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ये देखिए आप, दिस अल्फा पार्टिकल, इस पार्टिकल ने अपना पाथ रिट्रेस किया, तो ये बहुत कम थे। तो इससे हमें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर, और वो ऐसे पूरे में फैला हुआ नहीं है, ये सेंटर पे एक स्मॉल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इस स्मॉल पॉइंट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये आगे देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, ठीक है। अब ये देखिए, अब रेडियस ऑफ एटम है जो वो 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 इज इक्वल टू इसकी होल पावर 3, है ना। तो यू कैन सी वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स मोर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी न्यूक्लियर कोलैप्स क्या होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, ठीक है। तो जैसा रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये क्या करने चाहिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, और ये विथ टाइम क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज़ कर देगा, और फाइनली ये फॉल हो जाएगा इस न्यूक्लियस में। तो ये हमारा न्यूक्लियर कोलैप्स कहलाता है, और बट ये एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में नहीं होता है, तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक है
कि ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एक ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये इसका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हीलियम का ये है, सोडियम का ये, मर्क्यूरी का है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये लाइन स्पेक्ट्रम में ये लाइन्स क्यों आ रही हैं, कलर्ड लाइन्स, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड ड्रॉबैक क्या था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या एक ही रेडियस पे हैं या ज़्यादा दूसरी रेडियस पे हैं, ठीक है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।